हेलो, मैं शाहनवाज आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं और मैं कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है ये, और इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और आगे कुछ और टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इसी के तहत इस लेक्चर 8 में हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हीट ट्रांसफ़र और ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो हीट का ट्रांसफ़र है वो किस तरह से होता है, किन फॉर्म्स में होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है हीट बेसिकली क्या है, एक एनर्जी है जिसका ट्रांसफ़र जो होता है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ होता है। तो अगर कोई हीट एनर्जी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है तो ऐसे कौन कौन से फॉर्म हैं जिसके तहत वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो सेकंड वन, इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, किस तरह से होता है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अर्थ के लिए, अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए, ठीक है, हमारे जीवन जीने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफ़र और ग्रीन हाउस इफेक्ट हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स रेडी। सो देखिए, हमने जैसा पढ़ा है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन फ्लो फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंसेस। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि जब हीट का ट्रांसफ़र होता है, हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो ऑब्वियसली वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हो रहा है। हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ इट मीन्स कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर कम है। और ये ट्रांसफ़र तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ऑब्वियसली ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है हीट का, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, दो बॉडीज़ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये एक्चुअल में हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र की वजह होती है। और ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है, इट मीन्स हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हो सकता है रेडिएशंस के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के फॉर्म में, या फिर मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली किस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इसी पर बेस्ड इसकी 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। सो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। ये 3 जो है ये हीट ट्रांसफ़र के टाइप है कि हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, क्या वो कन्वेक्शन है, क्या वो कंडक्शन है, या क्या वो रेडिएशन है। तो इसे समझने के लिए आप बड़े सिंपल वे में देख लीजिए, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, नीचे आग जल रही है, इट मीन्स इस आग से थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ये एक बर्तन है जिसके अंदर सपोज वाटर है, और इस बर्तन के साथ में ये जो हैंडल है जिसे किसी भाई साहब ने पकड़ा हुआ है। कई बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, आपने किसी बर्तन में किसी पानी को गर्म किया होगा या चाय वगैरह बनाई होगी, और इस तरह से जब आपने उसे हीट के ऊपर रखा होगा, किसी गैस के ऊपर या फिर किसी स्टोव पे रखा होगा, तो कई बार ये हुआ होगा कि उसका हैंडल जो है वो गर्म हो गया होगा और आपको चटके लगना शुरू हो गए होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम हीट का ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन, हीट का ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन और हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंडक्शन से, कि हीट का ट्रांसफ़र बाय द कंडक्शन क्या है, व्हाट इज़ द हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। सो अगर हम देखें, सो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेकिंग प्लेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। कंडक्शन क्या है, हीट का ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन क्या है, इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट taking place due to molecular vibration. Molecular collision is known as a heat conduction. जब हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से हो रहा हो या फिर उनके कॉलिजन की वजह से हो रहा हो, तब इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र होगी उसे हम कहेंगे कंडक्शन। आप इसे बिल्कुल सिंपल वे में समझ सकते हैं। सपोज़ ये कोई मेटल बॉडी है, इस मेटल बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ऑब्वियसली ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में बिल्कुल डेंसली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं, ठीक है। क्या होगा कि सपोज़ आपने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, आपने इसको गर्म करना शुरू किया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट होना शुरू होंगे। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट होना शुरू होंगे। जब ये वाइब्रेट होंगे तो एक दूसरे के साथ में कोलाइड होंगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करेंगे, ठीक है। और जब ये धक्का मुक्की करते हुए क्या होगा, इनका जो कॉलिजन है, इनका वाइब्रेशन जो है वो आगे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से कि सपोज़ आप भीड़ में खड़े हुए हैं और आपने हलना शुरू किया, आपने धक्का मुक्की करना शुरू की, तो आपके धक्के की वजह से आपके साइड वाले जो नेबर्स हैं उनको भी धक्का लगेगा। ऑब्वियसली उनके धक्के की वजह से किसी अगले को धक्का लगेगा, और ये इस तरह से कंटिन्यूसली चलता जाएगा, आगे फॉरवर्ड होता जाएगा। इट मीन्स कि आपका एक धक्का जो है वो आगे काफ़ी लोगों तक पहुँच गया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, जब हम इस तरह के किसी बॉडी, कोई मेटल बॉडी है, ठीक है, उस मेटल बॉडी
को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होगा कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिलती है, और हीट एनर्जी जब उन्हें मिलती है तो वो एनर्जाइज होते हैं, और जब वो एनर्जाइज होते हैं तो वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं, और जब वाइब्रेशन करते हैं या फिर रैंडम मोशन करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, तो उनके जो वाइब्रेशन है वो आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मॉलिक्यूल वही की वही है बिल्कुल। देखिए आप ध्यान से कि आप भीड़ में खड़े हैं, आपने धक्का मुक्की शुरू की, आप वहीं खड़े थे, आपका सिर्फ धक्का आगे गया है, आपने जो प्रेशर अप्लाई किया था वो आगे गया। सो इसी तरह से यहाँ पर भी वाइब्रेशन आगे कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, वाइब्रेशन आगे पहुँचे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, जब हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई किस वजह से, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस की वजह से। So in this process there is a no change in the average position of the molecule, and hence there is a no mass movement of the matter generally in the solid. Heat is transferred by the process of conduction. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के केस में बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से, और यहाँ पर मॉलिक्यूल अपनी जगह पर ही रहता है, सिर्फ उसके वाइब्रेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं आगे, और ये वाइब्रेशन जो है वो हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो यही तो था। देखिए अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, आप देख रहे थे यहाँ पर ये बर्तन था, इस बर्तन का जो हैंडल था वो भी एक मेटल का था। क्या हुआ, जब आपने यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो इस हीट एनर्जी इस मेटल के बर्तन को मिली, और यहाँ से इसके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन हुआ, और ये वाइब्रेशन जो है वो आगे तक पहुँच गए। ये वाइब्रेशन एक्चुअल में हीट एनर्जी को आगे कैरी कर रहे थे, और ये वाइब्रेशंस फाइनली जब इस हैंडल तक पहुँचे, इट मीन्स कि ये जो हीट एनर्जी है इस हैंडल तक पहुँच चुकी है ड्यू टू द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, और ये फाइनली आपको हीट एनर्जी का एहसास आपके हाथ पर होने लगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हीट एनर्जी बाय द कंडक्शन किस तरह से होता है। अब नेक्स्ट जो टाइप है हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र का वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, तो देखिए कन्वेक्शन भी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ द मैटर फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, कन्वेक्शन के केस में हीट एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हीट मिली है वो एनर्जाइज हुआ, और एनर्जाइज होकर अब वो मूव हो रहा है, आगे जा रहा है, इट मीन्स हीट एनर्जी को कैरी करता हुआ आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। इसे समझने के लिए अगेन इस पिक्चर को देखते हैं। देखिए इस पिक्चर में क्या है, ये जो पानी भरा हुआ था सपोज वाटर है, क्या हुआ, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को जब हीट एनर्जी मिली, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को जब हीट एनर्जी मिली तो क्या होगा, ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये सबसे पहले गर्म होंगे, इट मीन्स कि इनको हीट एनर्जी मिल चुकी है। जैसे ही इनको हीट एनर्जी मिलेगी ये क्या होगा, एनर्जाइज होंगे, और ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ, देखो हमने कहा था ना हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ। ऑब्वियसली जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से वो ठंडे हैं, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ये जो बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके कंपैरिजन में क्या है, कोल्डर है। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं अब क्योंकि इन्हें हीट एनर्जी सबसे पहले मिली है इसलिए एनर्जाइज होकर कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जैसे ही जाएंगे ये तो क्या होगा, नीचे स्पेस बनेगा, स्पेस बनेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो ऊपर की तरफ है जो ठंडे हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। क्यों नीचे की तरफ आना शुरू होंगे, क्योंकि ये डेंसर हैं, थोड़े से भारी हैं, इसलिए नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहेगा। हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, मॉलिक्यूल जो नीचे की तरफ के हैं वो ज़्यादा वो एनर्जाइज हो रहे हैं हीट एनर्जी की वजह से, और मोशन कर रहे हैं ऊपर की तरफ। इस तरह से हीट एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ मोशन करने लगी। क्या होगा, फिर ये ऊपर के जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, ये भी अगेन वार्म होंगे, तब तक ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अपने ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, और वो भी फिर क्या होगा, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जब ऊपर की तरफ जाएंगे तब अगेन वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सो ये जो प्रोसेस है इस तरह से हीट ट्रांसफ़र का, ठीक है, कि जब हॉटर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कोल्डर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हीट का ट्रांसफ़र बॉटम से अपर साइड में हो रहा है। हीट का ट्रांसफ़र बॉटम से अपर साइड में हो रहा है कब, जब मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ये कहलाता है कन्वेक्शन, या मैं ऐसा कहेंगे कि यहाँ पर हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है बाय द कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन एक्चुअल में दो तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला कहलाता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, है ना, देखो नाम से क्लियर हो रहा है कन्वेक्शन। ऑब्वियसली कन्वेक्शन का मतलब क्या है, हीट का ट्रांसफ़र, हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र बाय द मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट या मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से। और ये कैसा है, फोर्स्ड है। इट मीन्स कि अगर आप बाय फोर्स करके किसी को बोल रहे हो कि भाई तू जा
इसी तरह से अगर मैं मॉलिक्यूल्स को फोर्स कर रहा हूँ कि हीट का ट्रांसफ़र करो करो, देखो किस तरह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज़ आप भाग रहे हो धूप के अंदर, आप बिल्कुल दोपहर के वक्त में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, आप भाग रहे हैं। अब इस वक्त क्या होगा, आपकी बॉडी गर्म होगी सन टेम्परेचर की वजह से, और आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज़ की वजह से आपकी बॉडी गर्म होगी तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी से टेम्परेचर निकलेगा, आपकी बॉडी हॉट हो जाएगी और ये टेम्परेचर यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होगा, या फिर कई बार आपके मुंह से गर्म हवाएं निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कन्वेक्शन हो रहा है हीट का आपकी बॉडी से एनवायरनमेंट में, या फिर हम ऐसा कहें कि एनवायरनमेंट से बॉडी में, ये एक तरह का फोर्स्ड कन्वेक्शन है। ये एक तरह का कैसा है, फोर्स्ड कन्वेक्शन है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आप नहीं भागते तो ये जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, लेकिन आप भाग रहे हैं, आप फोर्स कर रहे हैं कि आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो एनवायरनमेंट में। इसी तरह से आप देख सकते हैं हेयर ड्रायर वाला केस। हेयर ड्रायर वाले केस में क्या होता है, जो हॉट एयर होती है वो हॉट एयर ट्रैवल करती है आपके बालों तक, ताकि आपके बाल जो है वो ड्राई हो सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी आप इस हॉट मॉलिक्यूल्स को, जो हॉट एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको फोर्स कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, फोर्स कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से इस तरह का अगर आप कन्वेक्शन कर रहे हैं, इस तरह का कन्वेक्शन हो रहा है या इस तरह का एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है जब मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जा रहा है टू ट्रैवल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये कहलाता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। So if the heated material is forced to move, say by the blower or the pump, the process of heat transfer is called the forced convection. ठीक है, तो अगर हम मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं जैसा कि ब्लोअर में होता है, ब्लोवर्स जैसा मैंने अभी आपको बताया हेयर ड्रायर वाला केस, या तो ये जो प्रोसेस कहलाती है हीट ट्रांसफ़र बाय द फोर्स्ड कन्वेक्शन। और ऑब्वियसली एक एग्जांपल कौन सा है, जो मैंने ह्यूमन बॉडी का लिया, द हीट ट्रांसफर इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, तो ये फोर्स्ड कन्वेक्शन का एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह से सेकंड जो टाइप है कन्वेक्शन का, वो है नेचुरल और द फ्री कन्वेक्शन। नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन तो क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, जो कन्वेक्शन नेचुरली हो रहा हो, पूरी तरह से फ्री हो, मतलब यहाँ पर आप फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी को, किसी मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इफ़ द हीटेड मटेरियल मूव्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी। ठीक है, अब अगर जो हीटेड मटेरियल है या फिर हीटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से मूव कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे अभी हमने पहला वाला केस देखा कि सपोज़ यहाँ पर कोई बर्तन है, इसके अंदर पानी रखा हुआ है और आपने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, क्या होगा, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जाइज हुए। अब एनर्जाइज होकर ये ऑटोमेटिकली मूव करेंगे ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जाइज हो गए, एनर्जाइज होने की वजह से यहाँ पर डेंसिटी कैसी हो गई, कम हो गई। और ये एनर्जाइज जो पार्टिकल्स हैं ऑब्वियसली इनके पास एनर्जी आ गई, तो ये ऊपर की तरफ मोशन करेंगे। अब ऑब्वियसली क्या होगा, जब ये नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मोशन करेंगे तो जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स से जो ठंडे थे कंपैरेटिवली नीचे के मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली ऊपर क्या था, मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा थी, और जब नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ गए तो नीचे डेंसिटी कम हो गई। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफ़र होगा फिर हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ। ठीक है, इसलिए ठंडे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसी फोर्स से नहीं हो रहा है, आपने सिंपली हीट एनर्जी प्रोवाइड की, अब ये ऑटोमेटिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन कर रहे हैं। तो ये इस तरह का कन्वेक्शन जो कहलाता है वो कहलाता है नेचुरल कन्वेक्शन या फिर फ्री कन्वेक्शन। आप इसमें किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र होने के लिए, सिंपली उसने एनर्जी गेन की और एनर्जी गेन करके वो अपना नेचुरल प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड द नेचुरल और द फ्री कन्वेक्शन सच एज द हीट ट्रांसफ़र इन द वाटर। अब इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टाइप होता है हीट एनर्जी ट्रांसफ़र का, दैट इज़ रेडिएशन। आप हीट एनर्जी जो है वो नॉर्मली रेडिएशन से भी ट्रांसफ़र होती है। देखिए कितना सिंपल सा एग्जांपल है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये बेसिकली एक आग जल रही है, यहाँ पर हीट एनर्जी क्रिएट हो रही है और आप बहुत दूर खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद भी आपको यहाँ पर हीट एनर्जी महसूस होती है, इसकी गर्मी महसूस होती है। क्यों, क्योंकि ये जो रेडिएशंस यहाँ से निकल कर आती है और वो आपके हाथों तक पहुँचती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है रेडिएशन से, क्योंकि देखिए यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर। यहाँ पर कोई आपने मेटल वगैरह लगा के नहीं रखा कि मेटल से वाइब्रेशन के थ्रू हीट एनर्जी आप तक पहुँच रही है, या ना तो मॉलिक्यूल्स इस तरह से सर्कुलेट हो रहे हैं जैसे अभी कन्वेक्शन के केस में हो रहा था। तो सिंपली यहाँ पर जो हीट एनर्जी जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स को वार्म आउट करती है, एयर मॉलिक्यूल्स को गर्म करती है, और वो एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेडिएशंस के फॉर्म में आप बॉडी तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर भी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन किस फॉर्म में, रेडिएशंस के फॉर्म में।
अब यहाँ पर देखिए हमने इस बीच वाले मीडियम को गर्म नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने हीट एनर्जी गेन की और ये ऑटोमेटिकली रेडिएशन के फॉर्म में आप तक पहुँच रहा है। तो इसी तरह से रेडिएशंस की अगर हम बात करें, सो इट इज़ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है, बीच वाले मीडियम को हमने गर्म नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी ड्यू टू द रेडिएशन हीट एनर्जी हम तक पहुँच रही है। तो इस तरह का जो हीट ट्रांसफ़र कहलाएगा वो कहलाएगा रेडिएशन। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द मीन ऑफ थर्मल रेडिएशन, जैसा जो अभी एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद रेडिएंट एनर्जी और सिंपली द रेडिएशन। हेयर द टर्म रेडिएशन इज़ यूज्ड इन द टू मीनिंग्स। ठीक है, द फर्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच द एनर्जी इज एमिटेड बाय द बॉडी इज ट्रांसमिटेड इन द स्पेस एंड फॉल्स ऑन द अनदर बॉडी। बिल्कुल, ये फर्स्ट कैसी है कि यहाँ पर एनर्जी इमिट हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और दूसरी बॉडी पर फॉल हो रही है। ऑब्वियसली हो सकता है, अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, आपके जो हाथ है वो गर्म हो जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स कि एनर्जी ट्रांसफ़र हुई यहाँ से आपके हाथों तक। इट मीन्स कि एनर्जी वन बॉडी से सेकंड बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। एंड द सेकंड वन इज द एनर्जी इटसेल्फ इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन द स्पेस। और देखिए सेकंड केस ये हो सकता है कि एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली स्पेस के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। इट मीन्स इसने आसपास के एनवायरनमेंट को गर्म कर दिया, हीट एनर्जी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से रेडिएशंस जो होता है वो बेसिकली दो फॉर्म में हो सकता है, या तो वो किसी बॉडी को गर्म करे या फिर इन्वायरमेंट में फैल जाए। और ऑब्वियसली जो सेकंड वाला केस है, द सेकंड वन इज द एनर्जी इटसेल्फ इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन द स्पेस। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, द हीट फ्रॉम द सन रीचेज टू द अर्थ बाय द रेडिएशन। सन से हीट रेडिएशन अर्थ तक पहुंच रही है। ऑब्वियसली क्या हो रहा है, वो एनवायरनमेंट को हमारे वार्म आउट कर रही है या हम तक हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है। कब, जबकि जो सन है वो हमसे मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है, फॉर है। ठीक है, दीज आर ट्रेवलिंग मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ऑफ द एम्प्टी स्पेस विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, सो थर्मल रेडिएशंस क्या हो जाएगी फिर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर लाइक द रेडिएशन बाय द रेड हॉट आयरन और द लाइट फ्रॉम द फिलामेंट लैम्प इज कॉल्ड द थर्मल रेडिएशन। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जो बॉडी कैसी है, थोड़ी सी हॉट है, उस हॉट बॉडी से सपोज वो हो सकता है कोई रेड लाइट हो, फिलामेंट बल्ब हो, ठीक है, या फिर रेड आयरन हो, ठीक है, कोई आयरन हो या फिर कोई जलता हुआ लोहे का गोला हो, इस तरह के बेसिकली, या फिर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं सन को ही। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं जो अपने आप में गर्म है, अपने आप में रेडिएशंस को इमिट करते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी हीट एनर्जी जो कहलाएगी वो किस तरह से होगी, थर्मल रेडिएशन होगी। थर्मल रेडिएशन के फॉर्म में दूसरी बॉडी तक पहुँचेगी। अब थर्मल रेडिएशन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर बॉडी के कलर की बात भी होगी, क्योंकि थर्मल रेडिएशंस का बॉडी के कलर से बहुत ही मजबूत रिश्ता है। अगर हम बात करें, व्हेन द थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन द सम अदर बॉडी इट मे पार्शियली रिफ्लेक्टेड और पार्शियली एब्जॉर्ब। ठीक है, अगर कोई बॉडी से थर्मल रेडिएशन निकल रही है और वो दूसरी बॉडी पर इंसिडेंट हो रही है, तो इस बॉडी का कलर क्या है ये डिसाइड करेगा कि ये कितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कितनी हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। अगर किसी बॉडी से हीट एनर्जी निकल रही है, ऑब्वियसली थर्मल रेडिएशंस आ रही है, तो दूसरी बॉडी जिस पर थर्मल रेडिएशन जा रही है उस बॉडी का कलर, उस सेकंड बॉडी का जो कलर है वो डिसाइड करेगा कि ये कितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कितनी हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा। सो व्हेन द थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन द सम अदर बॉडी इट मे पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड partially absorbed. The amount of heat that a body absorbed by the radiation depends on the color of the body. ठीक है, so the color of the object shows the radiation of the particular wavelength is reflected by the body. हम जानते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर हमें किसी भी बॉडी का जो कलर है वो किस तरह से दिखाई देता है, या मैं ऐसा कहूँ कि हम डिफरेंट कलर्स के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके कलर्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर बॉडी पर बहुत सारी लाइट रेज इंसिडेंट होती है, सपोज सनलाइट आ रहा है, सनलाइट में 7 कलर्स हैं, विबज्योर हैं, तो इन 7 कलर्स में से ये बॉडी जो है वही कलर को रिफ्लेक्ट करेगी जिस कलर की वो खुद है। इट मीन्स कि बॉडीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने ओरिजिनल कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती है और बाकी कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह एप्पल जो है वो रेड कलर का एप्पल हमें रेड नज़र आता है क्योंकि इसने रेड वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करके हमारी आइज़ तक पहुंचाया। ग्रीन लीव्स जो है वो इसीलिए ग्रीन नज़र आती है क्योंकि उसने ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ है उसको रिफ्लेक्ट करके हमारी आइज़ तक पहुंचाया। बाकी बचे हुए सारे कलर को क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए वाइट कलर का ऑब्जेक्ट, क्योंकि वाइट कलर जो होता है वो सभी कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, वाइट कलर सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए वाइट कलर हमें वाइट नज़र आता है। और ब्लैक कलर जो होता है वो नॉर्मली सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ब्लैक कलर से रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आइज़ में नहीं पहुंचती, इसलिए वो हमें ब्लैक नज़र आता है।
यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि जो बॉडीज़ जो होगी वो बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्व करेगी और कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी, वो उसके कलर पर भी डिपेंड करेगा। और यही एक रीज़न है कि जो वाइट कलर की बॉडीज़ होती है वो नॉर्मली, क्योंकि सारी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देती है, क्योंकि वाइट कलर सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए वो सारे ही कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। इसलिए वाइट बॉडीज़ जो होती है वो नॉर्मली हीट एब्जॉर्ब कम करती है, और जो डार्क कलर की बॉडीज़ होती है इसीलिए वो, क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेती है, इसलिए वो अक्सर ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। और यही एक रीज़न है कि हम गर्मी के दिनों में वाइट कलर के कपड़े या लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ज़्यादा रिफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं हीट एनर्जी का, और हमारी बॉडी को ज़्यादा गर्म नहीं होने देते। जबकि ठंड के दिनों में जो है वो डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद किया जाता है, क्योंकि ये जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ज़्यादा हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्व करते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखने में मदद करते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो सेकंड टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने का पूरा की पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही जाती है, ठीक है। अब ये देखें ग्रीन हाउस है क्या, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस का। आपने इस तरह का एक आप ग्लास का हाउस जो है वो कंसिडर कर लीजिए। सपोज आपने इस तरह से नर्सरी में देखा होगा, तो इस तरह के ग्लास हाउस में आप सोचिए कि लाइट रेडिएशंस आ रही है, सन से लाइट रेडिएशंस आई, और क्या होगा, ऑब्वियसली ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसलिए इससे ट्रांसफ़र होकर कहाँ चली जाएगी, ये अंदर चली जाएगी। और अंदर जाने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी तो ऑब्वियसली हो सकता है कि यहाँ पर इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का सामना करना पड़े इन लाइट रेज को, और मैक्सिमम टाइम तक ये लाइट रेज जो है वो अंदर बिल्कुल फंस जाएगी, ठीक है। लाइट रेज अंदर आई, फिर रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, और रिफ्लेक्शंस होकर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं, और ये लाइट रेज जो है वो अंदर ही फंस जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जब ये लाइट रे यहाँ पर आएगी, इट मीन्स कि लाइट रे क्या कैरी कर रही है, लाइट रे कैरी कर रही है हीट को। इट मीन्स कि हीट एनर्जी जो है वो इस ग्लास हाउस के अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी है, और हीट एनर्जी जब ग्लास हाउस के अंदर ट्रांसफ़र हो गई और यहाँ पर आकर फंस गई, तो इससे क्या होगा, ये ग्लास हाउस इंटरनली थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। बिल्कुल यही सेम केस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये शो करता है हमें, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हैविंग द हाई टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस, ठीक है। ये किस तरह की प्रोसेस है, किसी ग्रीन हाउस के अंदर हम हाई टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। ये ग्रीन हाउस, नर्सरी के अंदर ग्रीन हाउस इसे कहते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पौधे प्लांट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से किसी ग्रीन हाउस के अंदर हाई टेम्परेचर मेंटेन करने की जो प्रोसेस है वही कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑल्दो इट रिसीव्स फीवर रेडिएशन देन द आउटसाइड, ठीक है। इट ऑकर्स ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर कंटेंट। अगर अर्थ की हम बात करें तो अर्थ के केस में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट किसी तरह से होता है। देखिए क्या होता है, सन रेडिएशन जब आती है, बहुत सारी सन रेडिएशंस होती है, उसमें काफ़ी सारी वेवलेंथ से, काफ़ी सारे टाइप्स हैं वेवलेंथ के, और हमेशा कहें कि उसके अंदर इंफ्रारेड रेज भी हैं, और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी हैं, और सारी की सारा विब्जी और हमारा कलर स्पेक्ट्रम भी है। जब ये लाइट रेज आती हैं तो ये ऑब्वियसली अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करते हुए कहाँ तक पहुँचती है, अर्थ के सरफेस तक। अर्थ की सरफेस इन रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेती है, इन रेडिएशंस को, मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेती है। अब रेडिएशंस जब एब्जॉर्व हो जाती है तो अर्थ की सरफेस क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। वार्म होने के बाद अब ये रेडिएशंस यहाँ से इमिट होगी, इस अर्थ सरफेस से जब निकलना शुरू होगी तो क्या होगा कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये ऑब्वियसली एक गैस का जैकेट आप समझ सकते हैं इसको। जिस तरह से हमने देखा था कि इस ग्रीन हाउस में ग्लास वॉल्स थी जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस परफॉर्म कर रही थी और वापस हीट एनर्जी को जाने नहीं दे रही थी बाहर, इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा था कि अर्थ सरफेस जो है वो जब गर्म हो गई, वार्म हो गई, और इससे जब रेडिएशंस निकलना शुरू हुई तो ये रेडिएशन जो है वो इस एटमॉस्फेयर से वापस रिफ्रैक्ट होकर रिटर्न आ जाती है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर का या अर्थ सरफेस के नियर बाय जो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। और ये जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर ही हमारे सारे लिविंग थिंग्स को जीने में मदद प्रोवाइड करता है, या मैं ऐसा कहूँ कि हमारी जो लाइफ है उस लाइफ को कंटिन्यूसली कंटिन्यू करने के लिए जो है वो काफ़ी मददगार साबित होता है। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है, अर्थ एटमॉस्फेयर के नियर बाय या अर्थ सरफेस के नियर बाय, ये किसकी वजह से है, ये अर्थ के ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सपोज़ अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगभग -18 डिग्री होता। अर्थ का जो टेम्परेचर होता वो लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। आप समझ जाइए, -18 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होता तो क्या होता, हम सब जम जाते बर्फ़ में, सारा पानी जम जाता, कुछ खाने को नहीं मिलता, कुछ पीने को नहीं मिलता।
या मैं ऐसा कहूँ कि लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती अर्थ पर अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है वो होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स जो हैं, जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं जो रेडिएशंस को ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहे, बाहर पेनिट्रेट नहीं होने दे रहे और वापस रिफ्लेक्ट करके अर्थ सरफेस की तरफ पहुंचा रहे हैं। तो ये जो गैशियस पार्टिकल्स हैं, ये जो गैसेस हैं, वो नॉर्मली होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, और होती है मीथेन CH4, ठीक है, या वाटर वेपर्स जो हो सकती है। ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे टेम्परेचर को वार्म रखने में मदद प्रोवाइड करती हैं या फिर रेडिएशंस को जो है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है अर्थ सरफेस की तरफ। इसलिए इन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। So the gas such as the carbon dioxide is known as a greenhouse gas as it transparent to the solar radiation but have the ability to absorb the infrared waves. These are also known as the long waves. The carbon dioxide concentration in the atmosphere has increased, which may be attributed to increase in the temperature of the atmosphere. This effect is known as a greenhouse effect. It melts the ice and increases the sea level. ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही जो है वो ग्लेशियर्स पे आइस मेल्ट होती है, जिससे हमारा सी लेवल भी मेंटेन होता है और हमें पीने के लिए पानी या फिर हमारी जो अदर एक्टिविटीज़ के लिए वाटर की जो सप्लाई है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से इसे 2 से 3 बार और देखिएगा, डेफिनेटली आपकी जो क्यूरीज हैं काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।